इंडियन यूथ पार्लियामेंट इस मंच पर आशुतोष जोशी जी के प्रेरक प्रयास से आज के इस ऊर्जावान नौजवानों की सभा में हम सब के बीच में जिन्होंने अपना सुंदर सा वक्तव्य हमारे बीच में दिया, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, मुझे बताया कि यहाँ सवाल जवाब भी होते हैं। संजीव शर्मा जी ने कहा कि मुस्कुराइए। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हिंदुस्तान में एक प्रश्न मेरे मन में भी था कि शादीशुदा व्यक्ति कैसे मुस्कुराए। आप लोग हम पे मुस्कुरा रहे हो। आदरणीय नारायण बारेठ जी जैसी लेखनी वैसे शब्द और मुझे हमेशा छोटे भाई की तरह प्रेरित भी करते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद तो हैं लेकिन मन मिले हुए हैं। आशुतोष जी हैं ही, राजेश शर्मा जी मेरे विश्वविद्यालय के दिनों के साथी हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं इस सभा का गरीबी रेखा का अंतिम व्यक्ति हूँ, मुख्य अतिथि हूँ। कई बार ऐसा होता है कि या तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचता या सुनने के लिए कोई नहीं बचता। यहाँ आशुतोष जी ने ठीक जुगाड़ कर रखा, दरवाजा एक ये जा नहीं सकते। मैं राजनीति का आदमी तो हूँ लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं जिस जगह हूँ उस जगह पे किसी का पराक्रम नहीं है, उस जगह पे परिश्रम से हूँ, लोकतंत्र की ताकत के बूते पर हूँ। उन्नीस में जब गांव से ट्रेन में आया और जयपुर में उतरा तो ये पता नहीं था कि कहाँ जाना और क्या करना है। बड़ा शहर था, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते। यूँ लगता था कि इस अथाह समुद्र में कहाँ जगह मिलेगी, कौन साथ होगा, क्या दिशा होगी, क्या भविष्य होगा। और आया डॉक्टर बनने के लिए था, स्टेथोस्कोप वाला, बन गया कलम वाला, पर डॉक्टर बन ही गया जयपुर आके। यानी प्रकृति न्याय भी करती है और दिशा भी देती है। पर यह बात सही है कि ये कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में जाऊंगा तो इतने बड़े दल का अध्यक्ष बनूंगा, कौन बनने देगा। पर क्योंकि ये नौजवानों की और लोकतंत्र के विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है तो इसलिए मैं मानता हूँ कि स्वीकृतियों के बीच में, विकृतियों के बीच में, संस्कृतियों के बीच में ये लोकतंत्र की ताकत है कि मैं यहाँ आपके बीच में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया के तौर पे खड़ा हूँ। तो अभिमान नहीं है लेकिन ये लोकतंत्र की ताकत है जिसके कारण आपके बीच में खड़ा हूँ। अब मेरे सामने चुनौती है कि घड़ी भी टंगी हुई है। आशुतोष जी ने कहा कि हमें असेंबली जाना, मैं असेंबली से आया ही हूँ, मुझे भी वापस जाना है। मैं जब अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कई बार जाता हूँ, अब स्वाभाविक है मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं मुख्य अतिथि होता हूँ। मुझे पता नहीं आपका हाजमा कितना मजबूत है कि इतने भाषण सुनने के बाद भी आप लोग मुस्कुरा रहे हो और ताली बजा रहे हो। आपकी जगह जब मैं था और कोई 6 फीट का नेता बोलने के लिए खड़ा होता था तो हम तो उसको बैठाने के लिए तालियां बजाते थे। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। नेता तो ये सोचता कि भाषण पे बज रही है और हम बैठाने के लिए बजाते थे, तो बड़ा विरोधाभास था।
लेकिन मुझे आशुतोष जी ने परमिशन दी है, लेकिन मेरे सामने चुनौती है। मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में कई बार जाता हूँ, कुछ ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं तो लंबे लंबे भाषण होते हैं, तो माइक का और भाषण का, माइक का और नेता का गहरा रिश्ता है जैसे कवि का और माइक का होता है। कवि जब तक अपनी कविता पूरी नहीं कर ले, श्रोता हो या नहीं हो, लेकिन वो पढ़ के पूरी जाएगा। नेता के साथ भी तकलीफ है। मैं कोई जोधपुर में एक कार्यक्रम था, 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, मेरा नंबर आखिर में आया, जून का महीना था। मेरा जो सत्र था वो आखिर का था, भोजन के बाद का। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि कुछ सामने जो सज्जन थे उनको नींद के झटके आ रहे थे। मैंने पड़ोसी को इशारा किया, मैंने कहा भाई जगाओ। वो सज्जन उठे। अब आप समझ सकते हो कि आपके भाषण पे कोई सोए, दो ही बात हो सकती है, या तो आपका घोर समर्थक है कि भाई साहब बोले जाओ, पहले जाओ, मैं आपके साथ हूं, चिंता की कोई बात नहीं है, या आपका घोर विरोधी है कि नेता बोले जा, मुझे कोई लेना देना नहीं तेरी बातों से। तो मैंने उनको कहा भाई सो क्यों रहे? उन्होंने कहा भाई साहब आपको क्या तकलीफ है? अब तकलीफ मुझे ही होगी। तो मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है? बोले जी तकलीफ ये है कि आप जो बात कहने के लिए आए हो ये मुझे पहले से पता है। मैंने कहा ये व्यक्ति तो ज्योतिष भी है, अंतर्यामी है, इसको पहले से ही पता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा चलो बताओ क्या कहने वाला हूं? कि आप यही तो कहोगे कि संगठन मजबूत करो और देश को आगे बढ़ाओ, ये पहले से पता है तो अपनी नींद क्यों खराब करो? तो आपकी उम्र और जो अब जो युग है उसमें जितनी जल्दी बच्चे मैच्योर होते हैं इंटरनेट की और मोबाइल की दुनिया में, मुझे लगता है कि जो परिपक्वता की उम्र है वो अब हम लोगों की बनिस्बत कम हो गई। मेरे एक मित्र राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बन गए, सीनियर थे, तो मैंने पूछा आप आरएएस कैसे बने? तो उन्होंने बड़ा रोचक जवाब दिया, बोले बीएड के फॉर्म भरने की तारीख निकल गई थी। यानी ये पता नहीं था, क्योंकि आया तो मास्टर बननी था, नौकरी लग जाए बैंक में, बाबू लग जाए, मास्टर बन जाए। आरएएस भी कोई परीक्षा होती है, किसी ने कहा ये भी परीक्षा होती है, उन्होंने दे दी, पास हो गए। मतलब ये कि उस समय ये दिशा नहीं थी। और आज सब बच्चे इतने अपडेट हैं कि जिनको सब पता है, वो साथ से सीखते हैं, माहौल से सीखते हैं, परिस्थितियों से सीखते हैं, लेकिन वो इक्वली मैच्योर है परिस्थितियों के लिहाज से। इसलिए मैंने इसलिए कुछ बातें व्यंग में कही। और मुझे लगता है कि आज जब हम लोकतंत्र की और नौजवानों की जब चर्चा करते हैं, देश की चर्चा करते हैं, मैं देखता हूं कि ये पीढ़ी परिपक्व होने के साथ साथ कमिटेड भी है। हालांकि हमारे भारत के बारे में जैसे मैंने कहा कि एक शब्दों में बयान किया जाए तो ये पर्याप्त है। यहाँ स्वीकृतियां भी हैं, इस लोकतंत्र में विकृतियां भी हैं और संस्कृति भी है। देश एक बड़ी संस्कृति का हिस्सा है और उसी तरीके से लोकतंत्र भी अपने आप में संस्कृति है। मुझे कोई ये पूछे, जैसे सब लोगों ने, मंच के लोगों ने, संजीव जी ने, नारायण जी ने, राजेश जी ने, आशुतोष जी ने भारत की तारीफ करी, तो उस तारीफ के पीछे तर्क भी है और ताकत भी है। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक संस्मरण याद आता है। उनका जब राष्ट्रपति के लिए नामांकन तय हुआ तो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री ने कलाम साहब से पूछा कि कलाम साहब आपके राष्ट्रपति के नामांकन का मुहूर्त कौन सा ठीक होगा? बेहद खूबसूरत जवाब दिया कलाम साहब ने। उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर पैदा होना ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए किसी भी दिन नामांकन कराओ चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया बनूंगा,
इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसलिए भारत की खूबसूरत धरती इसलिए बेशुमार उपलब्धियों के साथ